ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुना क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि आपके पेपर में कम से कम 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। और अगर आप ये भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। अभी आपके पेपर होने में कई दिन बाकी हैं, तो इनकी तैयारी भी साथ साथ करें। तो अभी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ना भूलें, और अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं। बेटा, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपका। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। आपको कोई 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से आपने केवल 4 करने हैं। तो ये ये एक्सपेक्टेड पेपर है आपका जो 2024 में आना है। तो आई होप कि आपका अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। आपने रिवाइज तो पूरा सिलेबस कर ही लिया होगा, एक बार देख लें कि आप कितना अच्छे से कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द रिपीटेड यूज ऑफ द नेम अमांडा इन्फ्लुएंस द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम। अमांडा का जो रिपीटेड यूज़ है पोएम में बार बार, उससे पोएम की ओवरऑल टोन पर क्या प्रभाव पड़ता है। द रिपीटेड यूज ऑफ द नेम अमांडा इन द पोएम अमांडा बाय बिली कॉलिंस हैज़ अ सिग्निफिकेंट पर्पस, क्रिएटिंग अ सीन ऑफ क्लोजनेस एंड फेमिलैरिटी बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। जो अमांडा पोएम है उसमें बार बार अमांडा डोंट डू दिस, इस तरीके से बार बार अमांडा अमांडा का यूज़ हुआ है। तो बिली कॉलिंस ने इसका यूज़ करने के पीछे भी एक पर्पज़ है। उसका पर्पज़ है कि जो स्पीकर है और जो लिसनर है उसके बीच में कितनी क्लोजनेस है, कितनी फेमिलैरिटी है। द मदर केयर्स अबाउट हर डॉटर, जो मदर है वो अपनी बेटी की केयर करती है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग हर बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस हर केयर टर्न्स इनटू कमांड। वह अपनी बच्ची को बिहेवियर सिखाना चाहती है कि किस प्रकार से बिहेव करना है, और ऐसा करते करते उसकी जो केयर है वह कमांड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द नेम गेट्स रिपीटेड विद एवरी न्यू इंस्ट्रक्शन, जब भी नई इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो बार बार नेम रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, हाउ डिड द बुद्ध रिस्पॉन्ड टू किसा गौतमीज रिक्वेस्ट। किसा गौतमी की रिक्वेस्ट का गौतम बुद्ध ने क्या रिस्पॉन्ड किया। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हिज मेथड ऑफ टीचिंग फ्रॉम द सेम। उसका जो सिखाने का मेथड था उससे क्या समझे। बुद्ध अपॉन रिक्वेस्टेड बाय किसा टू क्योर हर सन आस्क्स हर टू procure mustard seeds from a house where no death has taken place। बुद्धा ने किसा गौतमी से रिक्वेस्ट की कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने एक मुट्ठी भर सरसों के दाने ऐसे घर से लेकर के आने हैं जहाँ पर आज तक कोई भी डेथ नहीं हुई है। दिस वॉज अ स्ट्रेंज टास्क गिवन बाय बुद्ध टू द वुमेन। उस वुमेन को दिया गया ये बुद्ध का बहुत ही स्ट्रेंज टास्क था, काम था। Who starts walking on the path of reality, जो कि उस रास्ते पर निकल गई जहाँ पर सिर्फ रियलिटी का ही सामना उसको करना पड़ता है। एज अ लर्नर, एक लर्नर की भांति, वेयर लॉर्ड बुद्धा डायरेक्ट्स हर टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ थ्रू सेल्फ डिस्कवरी एंड रियलाइजेशन। क्योंकि अगर गौतम बुद्ध उसको बिल्कुल सामने से ही कह देते कि आपका बेटा ठीक नहीं होगा और जो मौत है वो तो सार्वकालिक सत्य है, तो शायद किसा गौतमी अच्छे से समझ नहीं पाती। तो ये जो लॉर्ड बुद्धा है उनका तरीका था उसको लाइफ की रियलिटी से समझाने का, कि वह खुद ही रियलाइज़ कर लें, खुद ही उसकी सेल्फ डिस्कवरी हो जाए कि ऐसा आज तक कोई भी घर नहीं है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्या इम्पॉसिबल टास्क है किसी को भी जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, What effect does the short structure of the poem Fog have on its meaning? जो फॉग पोएम है उसका जो बिल्कुल छोटी सी पोएम है, इसका जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है यह पोएम पर क्या इफेक्ट डालता है। द पोएम फॉग इज
कंसाइज एंड प्रिसाइज इन फॉर्म। जो फॉग पोएम है वह बहुत ही कंसाइज एंड प्रिसाइज है, बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही लिमिटेड है। एंड द ब्यूटी ऑफ द कंपोजिशन लाइज इन द फैक्ट, और जो कंपोजिशन की ब्यूटी है, जो पोएम की ब्यूटी है, वह इस फैक्ट पर निर्भर करती है दैट इट कम्प्लीटली केटर्स टू द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ clearly comprehending the meaning irrespective of its short structure, कि इतना छोटा सा शॉर्ट स्ट्रक्चर होने के बाद भी रीडर्स की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है और उनको बहुत ही क्लियर मीनिंग देती है। द क्विक पेसिंग टोन डेवलप्स द थीम instantly, which is mirroring the nature of the fog itself. द क्विक पेसिंग टोन, जो बहुत ही आराम से, मतलब छोटी सी टोन है पोएम की, वह एक थीम डेवलप करती है विच इज़ मिररिंग होता है, जो जैसे मिरर में हमें अपना फेस नज़र आता है, तो मिररिंग है वह वैसा ही प्रभाव डालती है, नज़र दिलाती है द नेचर ऑफ द फॉग इटसेल्फ। फॉग अपने आप में ही अपना शीशा आईना होती है। The structure of the poem does not compromise with the expression justifying the phenomena of nature. जो पोएम का स्ट्रक्चर है वह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने फिनोमिना के साथ, फिनोमिना ऑफ नेचर के साथ, एंड इट्स सडन एंड स्विफ्ट अराइवल एंड डिसअपेयरेंस इन द सेम मैनर, कि किस प्रकार से जो फॉग है एकदम से आ जाती है, हर जगह भर जाती है और एकदम से गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेट टू वेज इन विच द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू मंडेला। ये लेसन है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपने कोई दो तरीके बताने हैं जिनमें ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, एक होता है शोषक और एक होता है शोषित, वे दोनों ही सिमिलर हैं मंडेला के अनुसार। कैसे? मंडेला opines both the oppressor and the oppressed are alike as both are robbed of their humanity. मंडेला का विचार नेल्सन मंडेला का विचार है कि जो ऑप्रेसर होता है और जो ऑप्रेस्ड होता है, जो शोषक होता है, शोषण करने वाला होता है, और ऑप्रेस जो शोषित होता है, जिसका शोषण किया जाता है, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों के दोनों ने क्या है, ह्यूमैनिटी को रॉब कर लिया है, लूट लिया है। दोनों ही एक तरीके से सेम है। He emphasizes that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. वह एम्फेसाइज करता है कि जो ऑप्रेसर है वह भी मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी लिबरेट होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जैसे कि ऑप्रेस्ड को यानी कि शोषित को जिस तरीके से स्वतंत्र होने का अधिकार है, उसी प्रकार से जो शोषक है उसको भी जो ऑप्रेसर है यानी कि जो शोषण कर रहा है उसको भी लिबरेट होना चाहिए। अ पर्सन हु टेक्स अवे समवन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। एक पर्सन जिसकी फ्रीडम ले ली गई है वह एक प्रिजनर है, कैदी है, ऑफ हेट्रेड, नफरत का, लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी कि जो उसकी नैरो माइंडेडनेस है, जो बहुत ही संकुचित विचारधारा है, उसके पीछे वह जकड़ रखा है उसको। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, समवन हुज फ्रीडम इज कर्ब्ड एंड स्नैच्ड इज श्योरली नॉट फ्री। लेकिन अगर देखा जाए जिसकी फ्रीडम को कर्ब कर लिया, छीन लिया, वह भी फ्री नहीं है, यानी कि जो छीनता है वो भी फ्री नहीं है और जिसकी छीन रही है वो भी फ्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन हाउ हंगर इज नेचर स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन इन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट कहानी में किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भूख है वह नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन है।
अनडाउटली द हंगर इज नेचर स्ट्रोंगेस्ट मोटिवेटर। अगर देखा जाए तो जो हंगर भूख होती है वह ही दुनिया की नेचर की सबसे मोटिवेटिव चीज है। एंड दिस इज वेल illustrated in the story with the young seagulls example। और यही बात यंग सीगल के एग्जाम्पल से स्टोरी में कही गई है। his intense hunger forced him to flap his wings to undertake his very first फ्लाइट। जो उसकी इंटेंस हंगर है यानी कि बिना बर्दाश्त किए जाने वाली भूख है, उसी ने उसको फोर्स किया कि अपने पंखों को फैला करके अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरे। ओवरकमिंग ऑल हिज फियर्स, और सारे के सारे डर पर उसने काबू पा लिया। इट वॉज हिज हंगर दैट हेल्प्ड हिम टू मस्टर करेज टू स्प्रेड हिज विंग्स। यह उसकी भूख ही है जिसके कारण से उसके जो पंख है उन्होंने फैलने का साहस दिखाया। एंड लीप एट द पीस ऑफ फिश his mouth had offered as a means of lure him to overpower his fear of फ्लाइंग। और जो उसकी मदर है वो जो अपने मुंह में फिश लिए हुए थी यानी कि भूख का जो लालच उसको दिया हुआ था, उसी ने उसको उड़ने के डर पर काबू करने में हेल्प की है। इसी प्रकार से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपने केवल 4 उनमें से करने हैं। तो आई होप आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो रहा होगा। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें और लिटरेचर ग्रामर का रिवीजन करते रहें। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद बेटा। थैंक्स अ लॉट। बाय। टेक केयर।